गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंगेश। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आर बेस्ड ऑन द फर्मेट प्रिंसिपल. In the previous class, we have discussed Fermat principle and the law of reflection, and in the today class we have discussed the derivation of law of reflection. Law of reflection क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज अपने डेरिवेशन के थ्रू। तो ये हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आज का टॉपिक। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने एक फिगर बना आपके सामने बनाया है। यहाँ पे ये फिगर आप देख सकते हैं। ये कोई लाइट रे है जो A से B की तरफ जा रही है। कहां से जा रही है लाइट रे? A से B की तरफ जा रही है। तो आप देखिए, जब लाइट रे A से B की तरफ जा रही है तो पहले वो A से P पॉइंट पे पहुंची। आपको आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही जो है किसी एक पॉइंट पे मिलती है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at point of incidence all lie in the same plane. जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट कर रही होती है तीनों रेज, उस तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती है। इसका दूसरा नियम था द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी बात को आज हम अपने इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन डेरिवेशन में प्रूव करेंगे कि कैसे साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है। तो आप देखिए, ये कोई लाइट रे है, ए से बी की तरफ जा रही है। तो जब ए से बी की तरफ जा रही है, ये कोई मीडियम फर्स्ट है। ये इस लेफ्ट साइड वाला मीडियम कैसा है? मीडियम फर्स्ट है। और राइट साइड वाला मीडियम आपका मीडियम सेकंड है। ये मीडियम सेकंड है और ये मीडियम फर्स्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए कि लाइट रे ए से पी पहुंची और पी के बाद बी में गई। तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड, उस लाइट का वेवलेंथ, उस लाइट की वेलोसिटी, ये सब चेंज हो जाते हैं। लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेकिन इस दौरान जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट, और बी कैन से फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब आप बताओगे कि ऐसा क्यों होता है? लाइट रे की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है? बिकॉज इसका कारण है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट रे की वो सेम इसलिए रहती है बिकॉज दे डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ लाइट। वो लाइट के सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और बी कैन से फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग दिस जर्नी। जबकि आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, आपकी जो वेलोसिटी होती है, आपकी जो वेवलेंथ होती है, वो चेंज हो जाती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द मीडियम थ्रू विच द लाइट एंटर्स। जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही होती है उस मीडियम पे वेलोसिटी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई वो तीनों पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे भी वही हुआ, लाइट रे ए है, ए से पी गई, और पी से जब ये मीडियम चेंज हुआ तो मीडियम चेंज हल्की सी ये बैंड हो गई, इस तरह से बी पे चली गई आपका। ठीक है, तो इसमें लाइट ने जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे θ1 एंगल बनाया है, और ये जो ये इंसिडेंट रे थी, और ये कैसी रे है आपकी? ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। कैसी रे है आपकी? ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे जो है θ2 एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट रे जो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपका θ1 एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, और रिफ्रैक्टेड रे θ2 एंगल बना रही है आपका नॉर्मल के साथ। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैंने a मान लिया और इस डिस्टेंस को मैंने b मान लिया। a और b पॉइंट के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मैंने d मान ली है, और इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए ये डिस्टेंस मैंने x मान ली है। तो यदि ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी हो जाएगी? d माइनस एक्स।
तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब हम इसकी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप यहाँ पे, नाउ वी कंसीडर अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन मीडिया विद डिफरेंट इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन एज शोन इन फिगर। जैसा कि आप इस फिगर में देख भी रहे हैं कि लाइट रे जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रेवल कर रही है। जब पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रही है तो डिफरेंट मीडियम से पास होके जा रही है। तो इस दौरान उसे टोटल कितना टाइम लगा, तो टी टोटल मींस टोटल टाइम कितना लगा। तो टोटल टाइम लगा, लाइट रे ए से पी गई तो कितना टाइम लगेगा, टी ए पी प्लस फिर लाइट रे पी से बी गई तो टाइम कितना लगा, टी पी बी। तो देखिए यहां पे टी टोटल इज इक्वल टू, सभी को पता है बचपन में आप पढ़ते आए हैं टाइम क्या होता है, सभी को पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, स्पीड होती है। तो इसी तरह से यहां पे भी टाइम डिस्टेंस बोलो तो डिस्टेंस देखो कितनी है, जब लाइट रे ए से पी गई तो डिस्टेंस कितनी होगी, एपी, डिस्टेंस एपी होगी। और स्पीड, इस मीडियम में स्पीड कितनी है, वेलोसिटी यहां पे कितनी है, v1। तो ये हो गया आपका v1 प्लस इसमें देखिए आप टाइम, जब लाइट रे P से B गई तो P से B जाने के दौरान डिस्टेंस कितनी है, PB, और स्पीड कितनी इस मीडियम में, v2। इस मीडियम में स्पीड कितनी है, v2। तो T टोटल इज इक्वल टू AP। अब देखो AP पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से देखो ये कितना है, x है, और अगर ये a है तो ये भी कितना होगा, a। तो यहां क्या आ जाएगा, पाइथागोरस से AP आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन b1 प्लस, अब p भी निकालना है। तो देखिए आप, ये p है ये b है, ये डिस्टेंस निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस के अनुसार यदि ये डिस्टेंस d माइनस एक्स है तो ये भी कितनी होगी, d माइनस एक्स होगी, और ये कितनी है, b। तो इसी टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b2। ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, मैंने पाइथागोरस परिमेय का यूज किया है। अब यदि हम इसमें फर्मेट प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगा रहे हैं तो फर्मेट प्रिंसिपल तो यही कहता है कि लाइट जो है उस पाथ से ट्रेवल करेगी जिस पाथ में, जिस रास्ते में उसे कम से कम समय लगेगा। तो कम से कम समय लगाने की कंडीशंस क्या होती है, जो टाइम है इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो नाउ dt अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए आप सभी को पता होगा अंडर रूट x जो होता है, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो मैं वही कंसेप्ट जो है वहां लगाऊंगा, ये अंडर रूट x है, इसका हो जाएगा, सभी को पता होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में क्या है, b1। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ऊपर लिखा जाएगा 2x प्लस, इसी तरह यहां पे भी अंडर रूट x का कंसेप्ट लगेगा। तो अंडर रूट x होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, मतलब d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इंटू में क्या है, b2। इंटू में क्या आ जाएगा, b2। अब इस ब्रैकेट का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2d माइनस एक्स, अब d तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx इज इक्वल टू, ये डिवाइड के 2 से मल्टीप्लाई का 2 कैंसिल, डिवाइड के 2 से मल्टीप्लाई का 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट b1, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस क्या बच जाएगा, d माइनस एक्स अपॉन
अंडर रूट डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट बी टू। अब चूंकि इस dt ओवर dx की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैं इस dt अपॉन dx की जगह क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो यहां आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट b1 माइनस डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट बी टू। ये आपका आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को उठा के 0 के इधर ले आऊंगा, मतलब इस लेफ्ट राइट साइड की क्वांटिटी को उठा के लेफ्ट साइड में ले आऊंगा, तो मुझे इक्वेशंस क्या मिल जाएगी, मुझे इक्वेशंस मिल जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट b1 इज इक्वल टू डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डॉट बी टू। अब इस फिगर से आप देखिए, फ्रॉम फिगर, इस फिगर से ये θ1 एंगल है ना, साइन θ1 सभी को पता है, सबको पता है। मैं रब कर देता हूं दोस्तों, सभी को पता है ये θ1 है, ये θ1 साइन θ1 कितना होता है सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। साइन θ1 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा याद रखो, थीटा के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये x क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो यहां क्या होगा x परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं, कितनी थी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से ये एंगल θ2 निकालेंगे, तो θ2 एंगल निकालेंगे। सिमिलरली साइन θ2, साइन θ2 भी वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए θ2 के सामने वाली साइड ये है, ये परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो यदि ये साइड d माइनस एक्स है, तो ये साइड भी कितनी होगी, d माइनस एक्स। तो यहां कितना आएगा, d माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जिसकी हम निकाल चुके हैं थोड़ी देर पहले, वो कितनी थी, वो थी अंडर रूट d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो क्या आपको लग नहीं रहा है, देखो आप खुद, ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या मैं इसको साइन θ1 नहीं लिख सकता, देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये साइन θ1 के इक्वल है। इसी तरह से d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, देखो आप, इस साइन θ2 के इक्वल है। तो मैं इसको साइन θ1 लिख सकता हूं और इसको साइन θ2 लिख सकता हूं। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख दिया मैंने साइन θ1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में b1 है, तो साइन θ1 अपॉन b1 इज इक्वल टू ये d माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये वाली क्वांटिटी क्या है, साइन θ2, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन θ2, और अपॉन में क्या है, अपॉन में b2 है, तो अपॉन में क्या आएगा, b2। यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये साइन θ2 नीचे आ जाएगा और b1 ऊपर चले जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या आ गया, साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यदि इफ पेयर ऑफ मीडिया, if pair of media is fixed, यदि मीडिया का पेयर जो होता है, मीडियम जो होता है सिंगुलर फॉर्म होती है, उसकी प्लूरल फॉर्म होती है मीडिया। तो यदि पेयर जो है, मीडिया का पेयर यदि फिक्स है, तो उस केस में जो रेशियो होता है b1 अपॉन b2, ये क्या हो जाता है आपका, कांस्टेंट हो जाता है। इफ पेयर ऑफ मीडिया इज फिक्स, देन उस केस में साइन θ1 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका, कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, कांस्टेंट आ जाता है।
जहां पे आपको पता होना चाहिए बेयर थीटा वन कैसा एंगल है? थीटा वन आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल। और थीटा टू कैसा है आपका? थीटा टू आप ही को पता है, थीटा टू रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, थीटा टू क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा वन को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा वन को मैं आई लिख सकता हूं और साइन थीटा टू को मैं आर लिख सकता हूं। तो ये फाइनली आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही स्नेल लॉ है। कौन सा लॉ है ये? स्नेल लॉ। यही आप 10th क्लास में पढ़ते थे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ गिवन वेवलेंथ फॉर अ गिवन मीडियम इज कांस्टेंट। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्मेट प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन था। क्वेश्चन आता है डिफाइन फर्मेट प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल डिड्यूस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछेगा तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।